नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री दवाई। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां विकास कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों ने उन्हें इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। सीएम ने 4 लेन के ऊपरी गामी रेल सेतु के होने वाले निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। सीएम ने रेलवे ओवरब्रिज के काम की पूरी जानकारी ली। अधिकारियों ने उन्हें इसके बारे में मैप के जरिए जानकारी दी है। इसके बाद सीएम ने कुछ ही दूरी पर एक मल्टी लेवल पार्किंग और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया है। यहां भी उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जहां विकास कार्य किए जा रहे हैं उसे लेकर भी सीएम ने यहां पर निरीक्षण किया है। सीएम ने विजन डॉक्यूमेंट को भी देखा, समझा। उन्होंने जाना कि अयोध्या को विकसित करने की क्या कुछ कार्य योजना है। उन्होंने 1900 करोड़ के विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सीएम पीएम आवास योजना के लाभार्थी के घर पहुंचे, भोजन किया। सीएम ने अपने इस दौरे पर सबसे पहले रामलला के दर्शन किए थे और हनुमानगढ़ी भी पहुंचे थे। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन किया। और ये 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रामनगरी पहुंचे सीएम ने पूजन दर्शन किया है। सीएम योगी ने यहां पर रामनगरी का दौरा किया और इस दौरान एक दलित के घर भी पहुंचे थे जहां पर उन्होंने खाना खाया, विकास कार्यों का जायजा लिया है और अधिकारियों से अहम जानकारी भी ली है। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना मौलिक अधिकार नहीं आता। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर की इजाजत के लिए कोई अन्य ठोस आधार नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा अदालत ने इस मामले में दखल देने से इनकार किया। अदालत ने याचिका में की गई मांग को गलत बताते हुए अर्जी को खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मंदिरों और मस्जिदों से 1 लाख से भी ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं। सूबे में धार्मिक स्थलों से अभी और लाउडस्पीकर हटाए जाने की प्रक्रिया के बीच अदालत का ये फैसला आया है। बदायूं के एसडीएम की ओर से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत वाली अर्जी को खारिज किए जाने को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। लोगों ने एसडीएम के पास जाकर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी, जिसे एसडीएम ने अस्वीकार कर दिया था। तो लाउडस्पीकर पर हाईकोर्ट का ये फैसला ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप देख रहे हैं। बदायूं की नूरी मस्जिद के मुतवल्ली ने दायर की थी याचिका। याचिका में एसडीएम समेत 3 लोगों को पक्षकार बनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ एसडीएम ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत की मांग नहीं मानी थी। तो लाउड स्पीकर पर हाईकोर्ट का यह महत्वपूर्ण फैसला। अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। चंदौली की घटना के बाद सियासत गरमाने लगी है। इसी कड़ी में आज भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से वादा करते हुए कहा कि वे अंतिम सांस तक आपकी लड़ाई लड़ेंगे। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी पीड़ित परिवार से मिलने की इच्छा जताई और उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस पर सवाल उठाए। आपको बता दें कि बीते रविवार की देर शाम पुलिस की दबिश के बाद युवती गुड़िया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की पिटाई के बाद युवती की मौत हुई है। इस घटनाक्रम में गुड़िया की बहन गुंजा भी बुरी तरह से घायल हुई है। घटना में आरोपी एसएचओ को निलंबित कर दिया गया था। साथ ही गैर इरादतन हत्या का मुकदमा पुलिस कर्मियों पर दर्ज किया गया है। रिएक्शन नहीं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई को दोबारा कोई ऐसा ना करे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और उनको जल्द से सजा हो। मैं तो चाहता हूं कि 3 महीने के अंदर सजा हो और मैं उस मामले में भी चाहता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, जिससे कि आरोपी खुलेआम ना घूमे। आज जो आरोपी वो खुलेआम घूम रहे हैं। एसएचओ जिनके पास जांच की जिम्मेदारी उनको फोन कर रहे हैं। एसएचओ के बहनोई को प्रभारी बना दिया जा रहा थाने का। क्या मजाक कर रहे हैं? सरासर कह दीजिए कि न्याय नहीं देंगे और सत्ता के और अपराधियों के आगे नतमस्तक होगी सरकार। क्यों नहीं कह देते मुख्यमंत्री? तो ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर 72 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होगी तो आंदोलन। रिएक्शन नहीं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई ना करे। संजय सिंह जी यहाँ पे आए हैं आम आदमी पार्टी के, हम उनसे बात करेंगे। संजय जी, आप पीड़ित परिवार से मिले, क्या रहा? देखिए, जो
पिता कन्हैया यादव जी ने बताया पूरी घटना। लगभग 25 पुलिस वाले यहाँ पे आए थे और उन्होंने घर में घुस के तोड़फोड़ की, आतंक मचाया और एक बेटी को इतना पीटा निशा यादव को कि उसकी मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी उन्होंने। दूसरी बेटी को मार के घायल कर दिया, 5 दिन वो अस्पताल में रही, गंजा वो जो अभी बीमार पड़ी हुई है। और इस पूरे मामले में पुलिसिया कार्रवाई जो हो रही है वो लीपापोती की हो रही है। 304 का मुकदमा दर्ज किया गया। लिखा जा रहा है अज्ञात पुलिस वाले। भाई पुलिस वाले तो ज्ञात है ना, दबिश डालने कौन आता है इसकी रवानगी दर्ज होती है, तो इसलिए उसमें FIR में आपने अन्य पुलिस वाले क्यों लिखा है? इसका मतलब कि ये इन लोगों को बचाएंगे। अभी 4 दिन बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा तो इसमें न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि इन्हीं के परिवार को परेशान किया जाएगा, दबाव बनाया जाएगा। इसलिए हाई कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच हो, इनके परिवार को सुरक्षा दी जाए। इनके एक बेटे को, विजय यादव को, बगैर वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ का विधायक पुलिस वालों के पक्ष में बयान देता है, कह रहा है कि पुलिस के लोग तो यहाँ पे आए ही नहीं थे, तो कैसे हत्या हो गई इस बेटी की? तो ये एक बड़ा सवाल है। आप लोग द्वारा क्या किया जाएगा? 7 मई को कल सभी जिला मुख्यालय पर तो हमारी मांग है, इस मामले को हाई कोर्ट की निगरानी में CBI से जांच कराई जाए, मामला 302 का दर्ज किया जाए और इन सबकी गिरफ्तारी की जाए। ठीक है, हमारे साथ संजय सिंह देखते हैं और उनका कहना है कि इस मामले को CBI जांच किया जाए। सुरेंद्र सिंह के साथ धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, जनता टीवी, चंदौली। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की आगरा के सर्किट हाउस में आयोजित जन चौपाल में दुष्कर्म पीड़िता फफक कर रो पड़ी। पीड़िता ने कहा, थाने में न्याय नहीं मिल रहा है, इंस्पेक्टर भी मारकर भगा देता है, रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री ने तत्काल SSP सुधीर कुमार को बुलाया और मारपीट को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य के 2 दिवसीय आगरा दौरे का आज दूसरा दिन रहा। इसके बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इधर आगरा हाथरस रोड पर स्थित मस्जिद के पास कई दुकानें खोल दी गई है। वहीं इस व्यवसाय केंद्र को लेकर लोगों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को शिकायत की है। अतिक्रमण को लेकर लोग ट्रैफिक से परेशान हैं, इसे लेकर ज्ञापन दिया गया और चल रहे व्यवसाय को बंद कराने के लिए अवगत करवाया गया। डिप्टी सीएम ने तत्काल ही आगरा जिला अधिकारी को जांच कराने के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने तत्काल जांच कराने का भरोसा दिया है। कानपुर की बात कर लेते हैं। चर्चित बिकरू कांड में विकास दुबे के करीबी और खजांची जय वाजपेयी अब भूमाफिया घोषित हो गए हैं। इसके साथ ही श्रम विभाग और KDA की करोड़ों की जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाला STF सिपाही शिवेंद्र सिंह भी अब भूमाफिया की सूची में शामिल होगा। कलेक्ट्रेट में DM नेहा शर्मा की अध्यक्षता में हुई एंटी भूमाफिया जिला टास्क फोर्स की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस की रिपोर्ट स्पष्ट न होने पर DM ने दोबारा रिपोर्ट जरूर मांगी है। इसके बाद उसे भूमाफिया घोषित किया जाएगा। वहीं रेलवे की जमीन पर कब्जा करने के आरोपी और बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी भूमाफिया घोषित कर दिया गया है। उन्नाव में आज एक बड़ा हादसा हुआ। गंगा नदी में नहाने गए 7 युवक गंगा नदी में डूब गए, जिसमें 4 की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही राहत कार्य चलाया गया। इस दौरान 3 युवकों को गोताखोरों ने बचा लिया है और पानी से बाहर निकाला गया है। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि युवक गंगा में नहाने के लिए आए थे, तभी युवक कानपुर के बताए जा रहे हैं और ये घटना कोतवाली गंगा घाट के पुराने पुल और रेलवे पुल के बीच की है। हादसे की सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रही और राहत का बचाव कार्य किया गया। अपने 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने शुक्रवार को NXC भवन में अधिकारियों के साथ विकास कार्य और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा, CDO इंद्रजीत सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी विकास कार्य है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी जो निराश्रित गौवंश है उन्हें हम 1 साल के अंदर आश्रय स्थल तक पहुंचाने का काम करेंगे। यहाँ रोडवेज बस स्टैंड पर ये देखने आए हैं कि जनता की सुविधा के लिए जो बसें संचालित हैं ठीक से चल रही हैं, उनका रखरखाव ठीक है, आने जाने की व्यवस्था ठीक है, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था ठीक है और टिकट वगैरह ठीक से मिल रहे हैं। हमने पूछताछ पे भी जानकारी की है। बसों का संचालन लाउड स्पीकर से करा जाता है, उसको भी चेक किया है।
और अभी सुधार की आवश्यकता है। इधर भदोही के रिंकू सिंह को अब किसी पहचान की जरूरत नहीं है। भारत से लेकर अमेरिका तक के युवाओं के वो आइडल बन चुके हैं। 4 अप्रैल 2022 को WWE में कदम रखा और मुकाबले में चर्चित पिता बेटे की जोड़ी को पछाड़ दिया। तब से भारतीयों से लेकर दुनिया भर के युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ी है। देखिए रिपोर्ट। हाथ पर राम का नाम, काली आंखें, लंबी दाढ़ी और लंबे बाल, माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला। ये हैं WWE की दुनिया में वीर महान, जिनका अंदाज फैंस को बहुत भाया हुआ है। रुद्राक्ष और त्रिपुंड वाले ये WWE फाइटर आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। रिंकू का बचपन घर में नहीं बीता, बल्कि गांव के मैदान और खेलों में बीता है। उन्हें स्पोर्ट्स का बहुत शौक रहा है। गांव के राधा स्वामी स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन क्लास से ज्यादा मैदान में वक्त बीता। घर में रखे डंडे और बांस उनका खिलौना थे। उसको भाला फेंकने का बहुत शौक था। वो गांव में कई बार एक घर से दूसरे घर में भाला फेंक देता था। रिंकू 15 साल का था जब उसको लखनऊ के गुरु गोविंद स्पोर्ट्स कॉलेज के बारे में पता चला। उसने ठान लिया कि उसको वहां पर एडमिशन लेना है। उसने एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए दिन रात मेहनत की। 2003 में रिंकू ने गुरु गोविंद स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिला लिया। वहीं से उसने इंटर की परीक्षा पास की। यहीं से उसका WWE सफर शुरू हो चुका था। रिंकू लखनऊ में 5 साल रहा। 2007 में फॉरेन कंपनी पीटर्सबर्ग पायरेट्स ने बेसबॉल फेंकने में रिंकू सिंह का चयन किया। इसके बाद 2008 में पीटर्सबर्ग पायरेट्स कंपनी रिंकू को अपने साथ अमेरिका ले गई। अमेरिका में रिंकू ने इस कंपनी के साथ लगभग 10 साल तक मैच खेले और जीत हासिल की। रिंकू की पहचान बेसबॉल के चैंपियन के रूप में बन गई। लेकिन फिर अचानक रिंकू का इस गेम से मन हटता गया। भाई राजकुमार ने बताया कि रिंकू ने उसे कहा कि अब उसका मन बेसबॉल में नहीं लगता है। उसके बाद रिंकू ने एक रेसलर यूनिवर्सिटी में दुबई में एडमिशन लिया। रिंकू ने वहां ट्रेनिंग शुरू की और छोटी रिंग में मैच खेलता रहा। धीरे धीरे उसके लड़ने की स्टाइल लोगों का ध्यान खींचती रही। 2019 में रिंकू ने आखिरकार अमेरिका के एक रेसलर को पछाड़कर जीत दर्ज की। रिंकू के पिता ब्रह्मदीन सिंह ने बताया कि वो आज अपने बेटे की सफलता से बहुत खुश हैं। शुरू से शिक्षा दीक्षा तो यहीं गांव के बगल स्कूल है, यहीं से हुई थी जी। उसके बाद में यहाँ से कुछ दूर राधा स्वामी धाम पड़ता है, वहाँ से हुई। उसके बाद वो चले गए यहाँ से लखनऊ स्पोर्ट कॉलेज में, वहाँ पढ़े। वहाँ के बाद इनका बुलाव आया दिल्ली में। दिल्ली गए, बेसबॉल खेले। वहाँ से फिर ये चले गए बम्बई बेसबॉल में जीते उते। उसके बाद इनको अमेरिका का बुलाव हुआ, अमेरिका चले गए। अब आया है कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन कर रहे हैं। हमको तो यही बड़ी खुशी है। WWE में रिंकू सिंह राजपूत धमाल मचाते नजर आ रहे हैं। अपने अलग लुक की वजह से उनको खासा पसंद किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसी तरह वो अपने शहर, राज्य और देश का नाम रोशन करते रहें। भदोही से आदर्श पांडे के साथ अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गोड़ाखाल गोलू देवता के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने गोलजीव संदेश यात्रा के समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम के साथ उनकी पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही। गोलजीव देवता संदेश यात्रा 25 अप्रैल से शुरू हुई और करीब 2200 किलोमीटर की यात्रा 13 दिन में 26 पड़ाव तय कर देर शाम घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर पहुंची। इस मौके पर सीएम और उनकी पत्नी ने गोलू देवता के मंदिर में पूजा अर्चना की, हवन में भी शामिल हुए। सीएम ने कहा कि 4 धाम यात्रा भी शुरू हो गई है और वे ईश्वर से उत्तराखंड की खुशहाली की कामना करते हैं। अब ये गोलजू की वो भूमि है, चंपावत से गोलजू सब जगह गए थे, तो मैं समझता हूँ कि उनके आशीर्वाद से, और उन्होंने ही वहाँ बुलाया है सेवा करने के लिए, तो वहाँ की सेवा करेंगे। आज हरिद्वार स्थित श्री सुदर्शन आश्रम में 31वें गुरु स्मरण दिवस महोत्सव पर श्रद्धांजलि सभा एवं संत सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें हरिद्वार के सभी साधु संतों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पहुंचकर संतों से आशीर्वाद लिया।
कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व विधायक संजय गुप्ता मौजूद रहे। आज मैं हरिद्वार पहुंची थी और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी स्वामी ललितानंद जी का कि आज मुझे बहुत सारे संतों का आशीर्वाद मिला, उनके चरणों में बैठने का समय मिला, उनसे उनकी बात सुनने का मौका मिला। तो मैं आज बहुत प्रसन्न और खुश हूँ कि मेरा हरिद्वार का जो पहला दौरा एज ए स्पीकर था उसमें मैं सभी काफ़ी संतों से आज मिली हूँ और उनका आशीर्वाद मैंने प्राप्त। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सैन्य धाम को लेकर सैनिक कल्याण मंत्री ने सैन्य धाम के निर्माण को गति देने के लिए कैंप कार्यालय में सैनिक कल्याण विभाग के सचिव, अपर सचिव, जिला प्रशासन तथा कार्यदायी संस्था के अधिकारियों संग बैठक की। इस दौरान बीते 28 और 29 अप्रैल को उत्तर भारत के 3 प्रमुख युद्ध स्मारकों का अध्ययन कर लौटी टीम द्वारा अपनी संस्तुतियों को संबंध में प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण को 2023 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसको 2023 तक किसी भी हालत में हमने पूरा करना है। उसके लिए मैंने आज एक मीटिंग रिव्यू करने के लिए आज अपने कैंप कार्यालय पर आहूत की थी, जिसमें हमारे सचिव सैनिक कल्याण, अपर सचिव, हमारे डायरेक्टर, डीएम व कार्यदायी संस्था के सारे अधिकारी मौजूद थे। स्वास्थ्य विभाग में सेवा विस्तार की मांग को लेकर बागेश्वर जिले के संविदा उपनल कर्मचारियों का जिला कार्यालय में 36वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि बागेश्वर के 114 सीएचसी कर्मचारियों का 31 मार्च 2022 तक करार था। 26 मार्च 2022 से हम सभी सेवा विस्तार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उपनल कोविड कर्मचारी हैं 114 जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत है, अलग अलग स्वास्थ्य विभाग में सीएचसी पीएचसी में। हमारा जो बॉन्ड था वो 31 मार्च 2022 तक था। तो हम लोग 26 मार्च 2022 से हम लोग यानी कार्य बहिष्कार किया हम लोगों ने। उसके बाद हमारी सरकार से मांग थी कि हम लोगों का सेवा विस्तार किया जाए या पद के सापेक्ष से हमारा समायोजन किया जाए विभागों में। तो लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं मानी, तो उसके लिए हम अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए। आज हमें 36 दिन हो गए धरने पर और हम देहरादून भी गए, सचिवालय कुछ भी किया हमने, मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया हमने, और लेकिन हमें केवल पूरा आश्वासन मिला। हमें आश्वासन यही दिया गया कि हम आप लोगों का पद के सापेक्ष से समायोजन करेंगे, लेकिन रिटर्न में हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित सड़क मार्गों की प्रगति के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से समीक्षा बैठक की। विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक के दौरान एनएचआई के अधिकारियों से कोटद्वार बाईपास मार्ग एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से क्षेत्र के आंतरिक सड़क मार्गों की प्रगति की समीक्षा की। आज मैंने एनएचआई के लोग बुलाए थे, मेरठ से भी उनके अफसर पहुंचे थे यहाँ। बाईपास को लेकर आज मैंने बात की है अफसरों से, उनका अलाइनमेंट तैयार है और अब उसको एनएचआई भारत सरकार के पास जाना है। एस्टिमेट तैयार है, वहाँ से उसकी सैंक्शनिंग होनी है। कुछ फॉरेस्ट के क्लियरेंसेस होने हैं, लेकिन वो सब सैंक्शनिंग के बाद होंगे। तो आज बहुत अच्छी वार्ता मेरी एनएचआई के ऑफिसर्स से हुई है और मुझे लगता है कि हम इसकी क्लियरेंस के लिए बहुत तेज़ी से अब काम करेंगे और जल्द ही एनएचआई के माध्यम से हमें इसका क्लियरेंस मिलेगा। धर्म नगरी हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के सामने एक यात्री की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति एक यात्री को पीटता हुआ नजर आ रहा है। यात्री की जो पत्नी है वो बच्चे को गोद में रखे हुए यात्री को बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले की शिकायत तो नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अगर मामले की शिकायत आती है तो कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। रेलवे स्टेशन के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहाँ पे एक यात्री की पिटाई करता हुआ युवक नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत पर फैसला न आने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आजम खान पर 87 में से 86 मामलों में जमानत हो गई है तो एक मामले में 137 दिन का वक्त क्यों लग रहा है। तल्ख टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह न्याय का मखौल उड़ाना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हाईकोर्ट फैसला नहीं करता है तो मामले में हम दखल देंगे। अगली सुनवाई जो मामले की है वो अब 11 मई को होगी।
इसके साथ ही आजम खान को नेशनल बिल्डिंग कोड का गलत सर्टिफिकेट देने के मामले में भी एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक को दोषी माना है। इसके साथ कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया है, यानी कि अब जेल से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो गया आजम खान के लिए। दरअसल आजम परिवार ने यतीम खाने की जमीन पर न सिर्फ रामपुर पब्लिक स्कूल बनाया, बल्कि एक स्कूल के कागजों पर 3 स्कूल की मान्यता ले ली। यही नहीं, नेशनल बिल्डिंग कोड का सर्टिफिकेट भी गलत पेश किया गया था। बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने खुद को सुनवाई से अलग कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जस्टिस राजीव गुप्ता ने खुद को सुनवाई से अलग किया है। मामला चीफ जस्टिस को रेफर किया गया। चीफ जस्टिस से मामले की सुनवाई के लिए कोई नई बेंच गठित किए जाने की सिफारिश की गई। आपको बता दें कि यह मामला बाहुबली मुख्तार अंसारी की सिफारिश पर 4 लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिए जाने का है। इधर महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद से राजनीतिक चर्चा में आए राज ठाकरे ने अब यूपी की सियासत में भी एंट्री ले ली है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के रूप में पेश किया जा रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी सांसद ने ही उनकी एंट्री पर बैन लगाने की घोषणा कर दी है। मनसे प्रमुख ने 5 जून को रामलला के दर्शन का ऐलान किया है। उनकी घोषणा के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में खलबली है। यूपी में भी राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे के अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी मांगने के बाद ही राज ठाकरे को अनुमति मिलेगी प्रवेश की। जनता टीवी से भी उन्होंने खास बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे राज ठाकरे, उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी, लखनऊ में हो चाहे रामलला के दर्शन के लिए हो। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद में टीम ने आज पहले दिन सर्वे और वीडियोग्राफी कर ली है। कल सुबह फिर से इसकी शुरुआत की जाएगी। टीम में कोर्ट कमिश्नर समेत हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वादी वकील शामिल हैं। दोपहर लगभग 3 बजे जब यहां टीम पहुंची थी तो दोनों पक्षों की ओर से जमकर नारेबाजी की गई। आज जुमे की नमाज थी, इसलिए जब टीम वहां सर्वे करने के लिए पहुंची तो बड़ी संख्या में लोग यहां पर नमाज पढ़ने पहुंचे थे और इसी दौरान ये नारेबाजी हुई है। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।